मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्र। आज हमारे कार्यक्रम में हैदराबाद से एक बहुत ही प्रतिभाशाली नृत्यांगना सुश्री पूर्वा धनश्री पधार रही हैं। वो आज के हमारे मेहमान हैं। हम उनसे जीवन और सृजन को लेकर बातचीत करेंगे। वे विलासी नाट्यम और भरतनाट्यम की गुणी नृत्यांगना है, जिन्होंने देश भर में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई है। उनकी गणना देश की प्रतिभाशाली नृत्यांगनाओं में होती हैं, जिन्होंने नृत्य को साधना की तरह लिया है, पूजा और आराधना की तरह लिया है। वे जिस प्रकार से दोनों विधाओं के नृत्य को अपने जीवन में अपनी सृजनात्मकता में आत्मसात करती हैं, वो अनूठा है। उनसे बात करना निश्चित रूप से हमें उन सारी अनुभूतियों और संस्मरणों की ओर ले जाएगा जो एक कलाकार के साथ जुड़े होते हैं, जो एक जीवन का उनके हिस्सा होते हैं। वे थोड़ी देर में 7:05 पर वो हमारे बीच उपस्थित होंगी। हम उनका इंतज़ार करते हैं। जब इस बीच अगर हमारे जो भी साथी आते हैं तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। दग्गिया लोरेम्बी, आपको नमस्कार। संयम जैन, स्वागत है आपका। आशा है आप सभी आनंद होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता दें कि बातों बातों में कार्यक्रम लेखकों एवं कलाकारों से जीवन और सृजन की एक स्थूल संरचना के बीच बातचीत करने का है। रश्मि जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आप पधारी। मैं ठीक हूँ संयम, आशा करता हूँ कि आप भी सब ठीक है। मेरे साथी, मेरे मित्र, इस पूरे ऐसे समय में जब खूब सारा धैर्य का प्रदर्शन हमको करना है, अपने भीतर भी और बाहर भी, आसपास के लोगों का, अपने साथियों का मनोबल बढ़ाना, सबको हौसला देना, ये हम सब की आज की ज़रूरत है। वो हमारे मित्रों को भी चाहिए, वो हमको भी चाहिए, हमें अपने मित्रों से चाहिए। तो ये एक अपने आप में बड़ा आदान प्रदान है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। यह तो हुआ है कि हम सभी लोग जो जितना तकनीकी दक्षता में हैं और सब सोशल मीडिया के जितने भी आयाम हैं, अवयव हैं, उनका प्रयोग करते हैं, वे सभी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वे और प्लेटफॉर्म्स में भी जाकर सब जगह अपने लोगों से मिलना जुलना और अपनी रचनात्मकता को लेकर बात कर रहे हैं। ये ना होता तो शायद हम लोग को और मुश्किल होती। रश्मि जी, मैं ठीक हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप भी ठीक हैं। सही है। आप लगातार यहाँ कार्यक्रम में आते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। कोशिश हमारी यही रही है कि जो भी कलाकार यहाँ पर हमारे बीच आते हैं हमारे अतिथि बनकर, हम उनकी उपलब्धियों के पीछे की वो सारी प्रक्रिया को जाने, वो सारी रचनात्मक प्रक्रिया को जाने की, जिसके माध्यम से एक पूरी यात्रा उन्होंने की। मैं हमेशा इस बात को मान के चलता हूँ कि प्रतिभा, यश और उपलब्धियों की यात्रा लंबी होती है, वो छोटी नहीं होती। उसका मार्ग कोई भी छोटा किया नहीं जा सकता। उसका मार्ग जितना बड़ा होता है, जितना लंबा होता है, उस पर चलना पड़ता है। चलकर ही हम उस जगह पर पहुंचते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही मैं हिंदी के आउटलुक में हमारा एक आर्टिकल इब्राहिम अलकाजी पर छपा है, जो देश के एक बड़े रंगकर्मी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है और ख़ास तौर से भारतीय रंग जगत में। पूर्वा जी आ गई हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनको जोड़ करके हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से
हम उनके ही लिए यहाँ उपस्थित है, व्यग्र हैं उनसे, उनको सुनने के लिए, उनसे उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानने के लिए। तो मैं जोड़ लेता हूँ उनको। सुनील जी नमस्कार। पूरा जी, मैं अभी आपको देख नहीं पा रहा हूँ कुछ। हाँ, अब ठीक हुआ। नमस्कार। लाइट ठीक है या लाइट थोड़ा डार्क लग रहा है? लाइट सामने से, अगर मुझे लगता है कि जो आपके पीछे लाइट है उसको बंद कर सकते हैं जी, और अगर सामने कोई लाइट है तो उसे चालू कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे आप तो फिर 1 मिनट हाँ, शायद देंगे। हाँ, कंफर्टेबली। हाँ हाँ, जी, वो जो आपके पीछे लाइट है उसको बंद कर लीजिएगा। नहीं, मेरी एक ही लाइट चल रही है, मैं एक और लाइट लगा सकती हूँ। मैं, आप बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए जी। श्याम सुंदर जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप भी लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। शिखा, स्वागत है आपका। सुविन प्रसाद जी, इससे थोड़ा फर्क पड़ा है सुनील जी? हाँ बिल्कुल, इससे थोड़ा फर्क पड़ा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा है, ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। मैं आपका नमस्कार। नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ। जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और दोहरी लाइट में स्वागत करता हूँ। दोहरी लाइट, जी, थोड़ी कम है लाइट इस कमरे में, थोड़ा कम है, लेकिन बाहर अगर जाते हैं तो बहुत बहुत शोर आता है बाहर का। हाँ, तो इसलिए मैंने अपने घर का ये कोना चुना है। ये बहुत तो अच्छा ये है, हम सौभाग्य है कि आसानी से बातचीत कर सकते हैं। जी जी, आपकी बात मैं छीन लेता हूँ। सबसे पहले मैं कह देता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपने कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी है। और जी, मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत वर्षों से हमारी बात चल रही थी इस बारे में कि हम वार्तालाप करें, और देखिए अब संजोग बना है। तो हर 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 एक वार्तालाप का एक समय होता है। तो जी, आपसे संपर्क करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी आवाज आपको आ रही है सुनील जी? हाँ, आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है बराबर, और कंफर्टेबली हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे हमारे और आपके परिचय के सभी साथी आना शुरू होंगे। फिर भी इस समय जो मेरे साथी यहाँ पर आए उनमें नृत्यांगना भी हैं, सिरेमिक पर काम करने वाली आर्टिस्ट भी हैं, थिएटर से भी हैं, रंगमंच से भी। अच्छा। तो श्याम सुंदर जी थिएटर से, गिरिजा जी हैं सिरेमिक से। सभी मित्र यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक तो मेरी जिज्ञासा यही रहती है कि एक कलाकार ने जिसे लगभग 3-4 महीने से प्रतिबंधित कर दिया हो कि आप घर से बाहर मत जाइए, इतना सावधान रहिए, इतना कॉन्शियस रहिए, सजग रहिए, तो ऐसे में वो अपना समय कैसे व्यतीत करता है, क्रिएटिव टाइम और पारिवारिक? आपने इन 3-4 महीनों में क्या क्या किया? हाँ, ये जो हो रहा है हमारे साथ, वो धीरे धीरे इसने जीवन को कैसे बिल्कुल मैं क्या कहूँ, एक कुंद कर दिया है, दबा दिया है जीवन को। एक नॉट जस्ट जीवन नहीं, एक एनर्जी जो हमारी एक हम सबकी एक जिज्ञासा होती है, एक स्फूर्ति होती है, एक जीवन जीने की लालसा होती है। इन सारी एनर्जीज को इस पूरे सीन ने, इस पूरे कोरोना ने बिल्कुल कुंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। और ऐसे समय पे एक कलाकार के लिए मुश्किल होता है कि कैसे अपनी क्रिएटिविटी को अलाइव रखें।
लेकिन शुरू दिन से ही जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं, कलाकार हैं दोनों। अप्पा कलाकार थे, उनका निधन हो गया 2011 में। उन्होंने इसी तरह की का प्रशिक्षण दिया कि बाहर जो भी हो रहा हो, अपने अंदर के रंग को, अपने अंदर की क्लासरूम को, अपने अंदर के स्टूडियो को बनाए रखें। तो उस शिक्षा ने बहुत मदद की मेरी इस दौरान। दोस्तों का संपर्क तो रहा ही, गुरुओं का भी संपर्क रहा है। जो सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक रंगमंच पे जिस तरह से हम दर्शकों के साथ जुट होकर एक जो क्रिएटिव प्रोसेस में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, वो अब नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी इस कोरोना के चलते इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। एक अलग तरीके का व्यूअरशिप बन गया है अब। डांस को देखने का नजरिया बदल गया है, कला को समझने का नजरिया बदल रहा है, स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं, और अब व्यूअरशिप जो है 24/7 चल रही है। तो एक ये नया चैलेंज है कि आर्टिस्ट अब भी बहुत काम कर रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ एक ढंग से कि पता नहीं कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि कोरोना ने एक तरह से क्रिएटिविटी को चैलेंज किया है। तो उसके चलते बहुत से ऐसे फॉर्मेट्स नए आ गए हैं जिनमें हम आर्टिस्टों को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। जो दुख होता है वो इस बात का कि बहुत से लोग बहुत पीड़ा में हैं, और कोई किसी का दोष नहीं है, अचानक से एक घेरे में आ गए हम सबके सब एक बीमारी के चलते। तो वो जो सोसाइटी एक क्राइसिस के थ्रू जा रही है, वो बहुत इफेक्ट डीपली करता है एक आर्टिस्ट को। बहुत दर्द होता है अंदर से। कभी कभी ये भी लगता है कि ये सब हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। अपनी क्रिएटिविटी पे प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो जाता है कि बाहर जब इतनी मारामारी हो रही है, लोग जब एक रोटी कपड़ा मकान के लिए बिल्कुल जूझ रहे हैं, तो हम कैसे अपने क्रिएटिविटी को, कैसे इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखें। मुझे वो सबसे बड़ा एक चैलेंज मेरा रहा। लेकिन तब भी ईश्वर की ये का एक आशीर्वाद है कि राह दिखाए जा रहा है ईश्वर। लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, और इन सब के चलते एक आर्टिस्ट को भी एनर्जी मिल रही है कि ठीक है, जो भी हो रहा है हम अपना काम करते रहें, अपना शोध कार्य करते रहें, अपना स्वाध्याय, अपनी मेहनत वो चलती रहे। क्योंकि अगर हम रुक जाएंगे तो फिर वो जो एक बड़ा गेम जो कायनात खेल रही है हमारे साथ, उसमें हम हार जाएंगे। जो ये कोरोना एक गेम खेल रहा है हमारे साथ, हमारे स्पिरिट को चैलेंज कर रहा है, हमारे जीवन जीने की इच्छा को चैलेंज कर रहा है। अगर हम हार मान लेंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं, तो मुझे लगता है वो हम सबकी बहुत बड़ी हार होगी। इसलिए हर एक इंडिविजुअल अगर अपना काम करता रहे, और स्पेशली आर्टिस्ट जिनको कितने लेवल्स पे काम करना होता है, अगर वो हम करते रहें तो ना सिर्फ हम अपनी मदद कर रहे हैं, बट एक पूरे समाज की मदद कर रहे हैं, ये सोचने में कि जो भी है हम इसको हैंडल करेंगे। तो उस स्पिरिट ने अब वो चला रही है, वो पुश कर रही है सुनील जी। मुश्किल होती है कभी कभी, क्योंकि आइसोलेशन तो हो गया है, मिलना जुलना कम हो गया है, डायलॉगिंग कम हो गई है। लेकिन ये समय है अपने अंदर घुसने का, अपने अंदर अपने आप को समझने का, स्वाध्याय को और बढ़ाने का। तो इसी ढंग से चल रहा है, काम तो चल ही रहा है। कुछ ऐसा रहा कि लगातार कोरोना से पहले जिस तरह की आपकी जीवनचर्या होती होगी, लगातार प्रोग्राम है, कार्यक्रमों में आना जाना देश में विदेश में, तो ऐसा कोई काम कला से संबंधित, आपकी साधना से संबंधित ऐसा कोई काम था जो पिछड़ रहा था या छूट रहा था, जिसको इस बीच करने का मौका मिला हो? बहुत सी किताबें रुकी हुई थी मेरी, क्योंकि समय नहीं मिलता था परफॉर्मेंसेस के चलते, तो पढ़ना बढ़ गया है ज्यादा समय। तो जो मेरी एक बुक लिस्ट थी इतने महीनों से जो रुकी हुई थी, मेरा जो शोध कार्य था वो चल रहा है। और कॉम्पोजिशंस पे काम करने का मौका मिल रहा है क्योंकि समय है अभी। और बहुत सी ऐसी मैं सिनेमा की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे वो मीडियम बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, और इसलिए बहुत सी ऐसी फिल्में जिनको मैं इतने महीनों से, इतने सालों से देखना चाह रही थी, उनको देखने का मौका मिल रहा है, अलग अलग नैरेटिव्स को सुनने का मौका मिल रहा है।
और सुनील जी, मैंने अभी देखा, जैसे पहले भी कहा, कि आर्टिस्ट अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी हो ही नहीं पाता था, हम क्योंकि स्पेस हमें रेस्ट्रिक्ट करता था पहले। अब वो स्पेस खुल गया सबके सामने, एक एक वर्चुअल स्पेस खुल गया है। तो बहुत से कलाकारों से बातचीत होती है, उनका काम देखने का मौका मिलता है। कुछ लोगों का ये भी सोचना हुआ कि बहुत क्रिएटिव लेवल पे कुछ काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाहर एक अशांति का वातावरण है, तो साइकोलॉजी वहीं चली जाती है बार बार, इसलिए कोई बहुत थॉट प्रोसेस वाले काम नहीं हो पा रहे। लेकिन कुछ लोगों ने अपने पेंडिंग आप पूरे किए। दोनों तरह के विचार चले। दोनों हैं, बल्कि मैं आपको कहती सिनेमा का शौक है? जी नहीं, ये मेरे साथ भी हुआ था। शुरू दिनों में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बल्कि दिन और रात का पूरा जो प्रोसेस होता था समय का, वो सब उल्टा पुल्टा हो गया। समझ ही नहीं आया कि कब दिन शुरू हुआ, कब रात खत्म हुई। मतलब शुरू शुरू में तो ऐसे हम लोग सो रहे थे कि पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्या उठ के कैसे कहाँ जाएं। तो वो एक अजब ढंग की एक लेथार्जी, एक इनर्शिया बन गया था एक शुरू दिन में। और स्पेशली जब एक बहुत, मतलब रास्ता अगर खुला है, अगर आपको पता है कहाँ जाना है, तो यात्रा भी सुखद हो जाती है। ये समझ ही नहीं आ रहा था शुरू शुरू में कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। मतलब जो लॉकडाउन पीरियड्स हुए, पहले 10 दिन, फिर 15, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, तो जैसे किसी ने बिल्कुल जीवन को ऐसे हवा में लटका दिया हो जैसे। तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत डराती थी शुरू शुरू में। और एक इंतजार था कि चलो अब लॉकडाउन खत्म हो गया। इतने केसेस नहीं थे हमारे देश में पहले, भारत में तो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो लगा कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, कि जीवन ठीक हो जाएगा। फिर जो है मई से लगा कि 2020 तो गया, अब तो चीजों को वापस लाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगने वाला है। तो फिर धीरे धीरे अपने आप को एनकरेज किया कि नहीं, काम शुरू करना चाहिए, हमें जो अपना कर्म करना है वो करना चाहिए। तो वो दोनों प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ। पहले के एक अजीब से एक लेथार्जी से भी गुजरी हूँ, कुछ करने का मन नहीं है। और अब ये हो गया है कि जितना हो सकता है करेंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि नॉर्मल से आएगी कब। मैं तो बल्कि मैंने सीनियर आर्टिस्ट को ये भी कहते सुना कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, दैट सेंस ऑफ बीइंग नॉर्मल हैज चेंज्ड। सो अब अगर यही स्थिति है तो इसमें सबसे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, तो उसी की कोशिश है। बहुत अच्छी बात है। इधर आप अपनी स्मृतियों में भी जाना हुआ होगा, जब आपने अपने जीवन में कला की शुरुआत की होगी, आपके जीवन में नृत्य शुरू हुआ होगा। जी, हम सब जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र से अपनी इस यात्रा को शुरू किया। और परिवार में आपने जैसा कि बताया कि आपके पिता भी कलाकार रहे, माँ भी, तो हमको जरूर जानना अच्छा लगेगा कि वो वातावरण कैसा था। मेरे पिताजी हैं कुबेर दत्त, और साहित्य जगत में उनका नाम बहुत है। उनका देहांत हो गया 2011 में। और माँ का नाम है कमलिनी दत्त। और पिताजी उत्तर प्रदेश से हैं, माताजी तंजावुर तमिलनाडु से हैं। तो और दोनों की मुलाकात हुई थी दूरदर्शन में। हमने बहुत छोटी उम्र में देखा है आपके पिताजी को। आप और हम। हाँ, अच्छा, प्रश्नों के उत्तर देते थे वो। जी जी जी। तो इस परिवार में हुआ मेरा जन्म। और बचपन से ही जो मेरी यादें हैं वो कला को लेके ज्यादा है, क्योंकि तीनों कलाकार। माँ बाबा ने कभी भी ओरिजिनलिटी को दबाया नहीं, कभी ये नहीं कहा कि ऐसे ही करना चाहिए या ऐसे मत करो। उनका हमेशा ये इनकरेजमेंट रहा कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी अभिव्यक्ति को हमेशा सबसे ऊपर रखो, चाहे दूसरों को जो लगे ना लगे। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। स्कूल में एक ऐसे लिखना था, एक लेख लिखना था, माई पेट करके एक लेख था हमारा इंग्लिश में। शायद मैं केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड ऐसा कुछ रहा होगा, मेरी पहली कक्षा में। तो उसमें मैंने हाथी पर लिख दिया, तो मुझे 0 मिल गया, क्योंकि अध्यापिका के हिसाब से हाथी आपका जो है वो पेट नहीं हो सकता।
लेकिन जब बाबा ने पढ़ा उस चीज को, उनको वो जो एक्सप्रेशन है उसमें इतनी सौम्यता, उसमें इतनी ओरिजिनलिटी लगी कि बच्चा एक अपनी इमेजिनेशन से क्या नहीं सोच सकता, उस इमेजिनेशन को एनकरेज करना चाहिए। तो इसी आइडिया से दोनों ने मुझको पाला पोसा। और क्योंकि दोनों दूरदर्शन में थे और आप जानते हो उस वक्त की सुबह और रात काम चलता रहता था, शिफ्ट में काम होता रहता था। तो मैंने बहुत से परिवारों में अपना समय बिताया बचपन। तो उस तरह की परवरिश रही मेरी। और नृत्य की शुरुआत एग्जैक्टली मुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि जैसे कहते हैं ना क्लासरूम में जैसे बिल्ली घुस जाती है चुपचाप, वै, वैसे कब लोट लटाट के मैं घुस गई होंगी क्लासरूम में मुझको याद नहीं, क्योंकि ध्वनियां आती रहती थी, माँ क्लास लेती थी, तो बस वहां जाना, देखना, सबको समझना। और फिर इन सब के बीच फिर मैंने भी अपनी कोशिश शुरू कर दी कि मुझे भी सीखना है। और इस तरह से भरतनाट्यम का सिलसिला शुरू हुआ। और मैं चेन्नई भी जाया करती थी, अपनी जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें चेन्नई जाकर वहाँ राधिको शिरजीत हैं, धनंजय की सबसे प्रथम शिष्या है वो, उनसे मैंने सीखा भरतनाट्यम। क्योंकि माँ का कहना था कि भरतनाट्यम मतलब चेन्नई, जब तक आप वहां रह के उस हवा को नहीं महसूस करेंगे, कलाकारों के समक्ष नहीं रहेंगे, उनको नहीं देखेंगे, तो बहुत मुश्किल है इस कला को समझना। तो उस उद्देश्य से अम्मा मुझे भेजती थी चेन्नई हर साल। और फिर धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ी इस कला में, और मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन जो है वो चेन्नई में ही किया। वहां रह के मैंने साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में अपना ग्रेजुएशन किया है। और बहुत देखने को मिला और सीखने को क्लासरूम से बाहर ज्यादा मिला। हमारी क्लासेस तो हो जाती थी जो भी है दिन में, लेकिन इतने परफॉर्मेंसेस, आप सोचिए उस जमाने में, मतलब मैं बात कर रही हूँ 1998-99 में, तभी करीब 75 से लेके 100 कार्यक्रम हर रोज होते थे वहाँ दिसंबर सीजन में। अब तो 400-500 जा चुका था पिछले साल। तो इतना कुछ देखने को मिला, समझने को मिला, और उसने मुझे बहुत डीपली इफेक्ट किया उस पूरे माहौल ने। और लेकिन जो क्या बोलूं, बुरी बात ये भी हुई कि कला जगत का एक अलग चेहरा भी दिखा जब मैं उसका कमर्शियल एस्पेक्ट, उसके पॉलिटिक्स और एक अजीब तरह का कॉम्पिटिटिवनेस, तो इन सब चीजों ने मुझे थोड़ा इफेक्ट किया डांस फील्ड को लेकर। और मैं वापस आई दिल्ली तो समझ नहीं आया कि मैं वाकई में कलाकार बनना चाहती हूँ या नहीं, इसको प्रोफेशनली लेना चाहती हूँ या नहीं, समझ नहीं आया। तो तब मैं गई स्वप्न सुंदरी जी के पास, माँ मुझे ले गई वहाँ, और मैंने उनको कहा कि मुझे उनसे अभिनय सीखना है। वो खुद बहुत जानी मानी हस्ती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के क्षेत्र में, और माँ के साथ काम कर चुकी थी। तो माँ मुझे वहां ले गई और स्वप्ना अक्का ने पहले मुझे कहा कि जो सीखा है वो दिखाओ। और फिर जैसे कहते मेरी परीक्षा ही ली उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सिखाऊंगी जरूर भरतनाट्यम, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि मेरा कला के प्रति जो है आउटलुक बहुत बदल गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बदल चुकी है, क्योंकि मैं विलासिनी नाट्यम करती हूँ, तो तुम्हें वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूरा क्रिएटिव प्रोसेस बहुत बदल चुका है। वो पहली बार मैंने सुना ये विलासिनी नाट्यम करके, मुझे पता ही नहीं था कि कला है भी। और वहां से 2000 में मैंने विलासिनी नाट्यम की शिक्षा अपनी प्रारंभ की। तो ऐसे जो है वो, जो मुझसे ज्यादा जो डेस्टिनी है, जीवन है, उसने मेरा रास्ता बनाया। मैंने सोचा भी नहीं था 2000 में कि विलासिनी नाट्यम के साथ इतने साल मैं चलूंगी, लेकिन देखिए आज हम हैं यहाँ, बात कर रहे हैं इस कला के बारे में। सुधा रघुरमन जी आपको सुन रही है और देख रही है। अच्छा, वो कह रही है नमस्कारम। सुपर हिंदी इज ऑलवेज।
धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। तो और सुधा अक्का ने मैंने उनके साथ भी काम किया है इस यात्रा में, तो बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है उनके साथ। तो अच्छा लगता है जब सीनियर्स देखते हैं तो। जी सुधा जी बहुत गुणी कलाकार हैं, वो इस कार्यक्रम में आ चुकी हैं, उनकी कृपा हमको पहले मिल चुकी है। मैं उनका बहुत मुरीद हूँ, उनकी कला का और उनके ज्ञान का, दोनों बातें हैं जी। और उससे ज्यादा उनका जो व्यक्तित्व इतना साफ और स्पष्ट है, जैसे आप बात कर रही हैं, बहुत स्पष्ट बात। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप देखिए सन 2000 के आसपास आप या जिस समय आप चेन्नई गई थी, भरतनाट्यम सीख रही थी, आपको उस समय कला के उस सत्य का भी पता चला जिसने आपको हर्ट किया या आपको एक सबक दिया, सीख दिया। ये सब कितने पुराने समय से ये हमारे, मतलब ये दुख की बात है कि कला और साहित्य सृजन का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गुणी कलाकार और गुणी जो सर्जक होते हैं वो अपना रास्ता निकालते हैं और उनका मार्ग कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मेरे को लगता है। जी बिल्कुल। ये जब इस तरह के जब मेरे अंदर प्रश्न उठते थे और एक खुद पे एक सेल्फ डाउट कि समझ नहीं आता था जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं, तब माँ समझाती थी कि ये सिर्फ कला जगत की बात नहीं है, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। इंसान हर जगह एक जैसा ही है, और चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र की अपने एक अपना एक चैलेंज है। और जैसे कि आपने कहा कि अगर मेहनत है और अगर सच्चाई है और ईमानदारी है तो कहीं ना कहीं रास्ता बनेगा। समय लगेगा, लेकिन अपना रास्ता कलाकार ढूंढ ही लेता है अगर उसको कला की सेवा करनी है तो। बट हाँ, कठिनाइयाँ बहुत हैं इस फील्ड में। लेकिन जैसा माँ कहती है कि हर फील्ड में है, मैं नहीं जानती कि डॉक्टर्स क्या क्या फेस करते होंगे। अब कोरोना के चलते ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं अस्पतालों में, कैसे कैसे वहाँ के स्ट्रगल्स हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं। तो बस ये तो जीवन यही है। जो डॉक्टर्स भी इस समय जिस तरह से दिन रात एक करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरी सगी छोटी बहन ही मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट है, तो वो लगभग 24 घंटे की ड्यूटी पिछले 4 महीनों से, क्योंकि परिवार में भी जब लौट के जाना होता है तो वहाँ बड़े रिस्क रहते हैं। तो वो कई बार बताती है कि वहाँ पर कोई डॉक्टर्स ने तब तक घर ही अस्पताल को बना लिया कि हमें अभी जब यहाँ सेवा ही करना है तो अभी फिलहाल घर जाने की क्या जरूरत है। ऐसे कई तजुर्बे होते हैं। हमको ये सब समय ही हमको उसके लायक बना देता है। कोई भी परिस्थितियां जो विपरीत परिस्थिति होती है उससे लड़ने की क्षमता भी हमको वो परिस्थितियां दे देती हैं, नहीं तो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे आपने कहा कि चूंकि सिनेमा से आपका जुड़ाव है, तो मेरी अपनी रुचि भी उसी माध्यम में लिखने पढ़ने वाली है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम जैसे आज के कई बार जमाने की बात करते हैं कि जमाना अब बुरा हो गया, अब बदल गया, लेकिन अगर पहले सब कुछ अच्छा होता तो 1956 में मदर इंडिया क्यों बनती, जिसमें एक साहूकार का शिकार एक स्त्री को होना पड़ता। जी, या 1943 में किस्मत फिल्म में वो गाना क्यों होता, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। बिल्कुल। तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। बिल्कुल। और हालांकि हम कहते हैं कि चारों युग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वो प्रपोर्शन की बात है। जो बुराई और अच्छाई के बीच में जो एक बैलेंस जो अब ज्यादा हो गया है, जो रेशियो इसका बढ़ गया है, बात वही है। लेकिन हर युग में हर तरह के लोग थे, और हर युग में अच्छाई भी रही है, बुराई भी रही है। बस ये जरूर है, क्योंकि इस समय में मैं बताती हूँ सुनील जी, होता है क्या है कि ऐसा लगता है कि बुराई की चरम सीमा इससे ज्यादा हो नहीं सकती, इससे ज्यादा कुछ खराब हो नहीं सकता। और फिर ऐसा कुछ निकल के आता है कि लगता है हे भगवान, इंसानियत इतनी भी गिर सकती है। और ये भी दिखाई में देता है कि लोग इस सब के बावजूद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी सेल्फलेसली। नाम उनका कहीं नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा काम चल रहा है। और शायद इसलिए भगवान ने अभी तक हमको मौका भी दिया है कि ये जो चंद अच्छे लोग हैं और जो पूरी एक बुराई के सामने खड़े हुए हैं डट के,
उन चंद अच्छे लोगों के कर्मों का फल हमको भी मिलता है, तो हाँ, काम तो इसी चलता संसार रहता में है। फिर अच्छे मित्र, अच्छे लोग भी हमको मिलते हैं, नहीं तो रास्ता कैसे बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल हमेशा जब अगर ये पक्ष है तो फिर वो पक्ष भी है कि जैसे बिल्कुल। बड़ा अपने ऑडिटोरियम में नहीं होता, दो तरह के इलेक्ट्रिक फेस होते हैं, एक लाइट जाती है तो दूसरे फेस पे शिफ्ट कर देते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल तुरंत सही वो कह एक रहे कुछ हैं सेकंड का अंधेरा होता है, फिर उजाला हो जाता आप, उजाला हो जाता है। और कभी कभी वो 2 सेकंड का अंधेरा जो है एक तरीके से अच्छा भी लगता है। हो हुआ है ऐसे परफॉर्मेंसेस के दौरान, लाइट चली जाती है, साउंड ऑफ हो जाता है, और कुछ ना कुछ ऑडियंस की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी या फिर स्टेज में कुछ चैलेंज होगा, तब भी अगर परफॉर्मेंस चलता रहे, और जिस ढंग से म्यूजिशियंस और डांसर एक अनसेड कम्युनिकेशन, मतलब आप बोल भी नहीं रहे हो उस बात को, लेकिन तब भी जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने परफॉर्मेंस को, वो है। जो एक कम्युनिकेशन है ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच, वो चाहे कोई भी समस्या आए तब भी चलता रहता है, वो संपर्क और वो वार्तालाप चलता रहता है। वही मुझे लगता है कि जीवन में भी होता है, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, अगर हम कनेक्टेड रहें, सब सब साथ मिल के रहें, तो कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले अनुपमा केराल जी भी आई थी यहाँ पर इस कार्यक्रम जी में, मैंने देखा, हाँ जी और वो भी विलासी नाट्यम से जुड़ी रही। जी। तो और आपका अपना क्या अनुभव रहा है विलासी नाट्यम को लेकर? इतनी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ वो नृत्य रहा है, सदियों वो मंच तक नहीं आ पाया, जैसा कि आपने अपनी बात में कहा भी, लिखा भी कि स्वप्न सुंदरी जी ने उसको बहुत इनिशिएटिव लेकर के उसको मंच की गरिमा और आभा दिलाई। तो जी। आपने जब खुद उसकी स्टडी की और उस पूरे माध्यम में आप जब आपने प्रवेश किया, तो आपका अपना क्या सोचना रहा? मुझे देवदासी प्रथा के बारे में बहुत कम पता था पहले। जी मैंने भी ज्यादा सवाल पूछे नहीं अपने गुरुओं से, और कला को सीखने पे ज्यादा मेरा ध्यान ज्यादा रहा। तो और प्लस उम्र भी उतनी नहीं थी मेरी जब मैं भरतनाट्यम कर रही थी। जब मैं दिल्ली आई तब 20 की थी मैं। लेकिन जैसे जैसे विलासिनी नाट्यम के बारे में पता चला, जिस तरह के कलाकार थे उसके, किन हालातों में उन्होंने अपनी कला को जीवित रखा, और किस एक कन्विक्शन के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ उससे जुड़े रहे। हालांकि समाज ने भी उनको 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 दरकिनार कर दिया, और गवर्नमेंट ने तो खैर जो किया सो किया। तो ये सब मुझे बातें पता चली विलासिनी के बारे में। मैं बताना चाहूंगी कि विलासिनी नाट्यम वाकई में है क्या, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट बने तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी लोगों को। तो विलासिनी नाट्यम तेलुगु देवदासियों की कला है, और देवदासी प्रथा तो पूरे सदर्न बेल्ट में रही थी। उड़ीसा से लेके केरल तक देवदासियां रही हैं, और मंदिर में उनकी सेवा रही, और राज दरबारों में उन्होंने काम किया। और एक छोटी जो एक किसी के घर में, जैसे एक छोटा सा एक चेम्बर होता है एक सदस्य के सामने, वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। और फिर जब यात्रीगण जाते थे मंदिरों के सामने से, या वहां पे जब रहते थे अपनी यात्रा के दौरान, उन यात्रियों के लिए, उन भक्तों के लिए देवदासियां नृत्य करती थी। तो ये जो प्रथा है, बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रथा है नृत्य की, कि कैसे नृत्य जो है हमको जोड़ता है, हम सबको ईश्वर से जोड़ता है। सुबह से लेकर रात तक वो जो सेवाएं करती थी, नित्य सेवाएं, चाहे वो भगवान को उठाने से लेके, खिलाने से लेके, फिर उनका मनोरंजन करना, उनको बाहर ले जाना, फिर उनकी शादी में सम्मिलित होना, और फिर उनको फिर एक झूले में बैठा के उनके लिए गाना गाना, ये सब रिचुअल्स रहे हैं। तो इन सब में देवदासी जो है वो अपना किरदार निभाती थी। और आप देखिए उनका जो रिश्ता था वो कितना खूबसूरत रिश्ता था, देवदासी और जो ईश है, मंदिर का ईश उनका, कि एक पत्नी के रूप में उनकी सेवा करना, भक्त के रूप में उनकी सेवा करना, दोस्त के रूप में उनको डांटना, फटकारना, और फिर माँ की तरह उनसे बात करना, बहन, दोस्त,
ये सारे रोल्स उनके चलते थे अलग अलग तरीके से। और नहीं, ना सिर्फ एक वाइफ की तरह ही नहीं, बट एक कंप्लीट कंपेनियन की तरह देवदासी का वो रोल था वहां पे। और ये सब बातें मुझे विलासिनी नाट्यम के सीखते वक्त मुझे बताई गई, और कैसे राज दरबारों में किस ढंग से एक कृति को उठाकर कैसे कैसे उसके ऊपर उन्होंने काम किया। मतलब एक तो होती है जो लिखित शब्द है वो है हमारे पास, उस लिखित शब्द को जैसे खोल देना, जैसे एक फूल की पंखुड़ियां होती हैं, कैसे वो फूल खुलता है और कैसे एक एक पंखुड़ी की अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक खूबसूरती है। तो वो उस कविता के साथ करती थी देवदासियां, उसकी पंखुड़ियां खोलती थी, इफ आई कैन यूज दैट इमेजरी। और एक अगर छोटा सा सदस्य होता था वहां पे भी वो लोगों को एक बहुत खूबसूरत यात्रा पे ले जाती थी, क्रिएटिव जर्नी जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि अगर देखने वाला जो दर्शक है, अगर उसमें वो दिमाग नहीं होगा, उसमें वो ग्रास्प करने की शक्ति नहीं होगी, समझने की शक्ति नहीं होगी, तो देवदासी भी क्या करेगी। तो दर्शक और कलाकार का जो एक डायलॉगिंग है वो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में होता था। तो इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में कला को जीना, उसको समझना, उसके लिए तो बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है कलाकार को। तो देवदासी सिर्फ एक उस तरह की एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, एक चीज नहीं थी जिसको आपने बस मंदिर में डाल दिया और बस उसको उसका भोग करना है आपको, वैसा नहीं था। देवदासी बहुत ही 360 डिग्रीज एक उस रूप में एक बहुत कंप्लीट कलाकार थी। लेकिन समय के चलते, समाज के चलते इतनी सारी एक माल प्रैक्टिसेस घुस गए सिस्टम में, क्योंकि शुरू दिन से जहां तक मैं सोचती हूँ कि सिस्टम जो है ठीक था नहीं। देखिए, आपने एक तरीके से एक औरत को बिल्कुल देवी के रूप, एक देवी के स्थान पर रख दिया, लेकिन आप उसको एक समाज में एक पत्नी का स्थान नहीं दे रहे, एक अर्धांगिनी का स्थान नहीं दे रहे। तो कलाकार उसमें बना दिया, देवी उसमें बना दी, लेकिन उसको इंसान के रूप में वो स्थान नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलता है। और वही एक पत्नी है घर के अंदर बैठी, जिसको ना गाने की अनुमति, ना नाचने की अनुमति, वो जब है सुबह से लेकर रात तक अपना चूल्हा चकला संभालती रहे। तो वो अगर गाना भी चाहे, उसको कोई परमिशन नहीं है, उसको कोई स्पेस दिया ही नहीं समाज ने। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, एक देवदासी और एक गृहस्थ, उन दोनों की जो दुनिया है वो इतनी भिन्न, तो वो तो एक बहुत अजीब सी बात हो गई शुरू दिन से ही। तो इसके चलते जो है सिस्टम धीरे 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 टूटने लगा। क्योंकि फिर वो मुस्लिम रूलर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, सबने अपने ढंग से इस चीज को समझा, इस चीज को बदला। और फिर वो जो कैरेक्टर है देवदासी, उसने भी अपनी कला को बदला। जिस तरह का पेट्रन होगा, जिस तरह का उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, जो भी देगा, उसके हिसाब से देवदासी बदलती रही अपनी कला को। तो इसके चलते ऐसी बहुत सी बातें हुई जिसकी वजह से वो सिस्टम रोकना पड़ा। लेकिन कला जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और उसको हमें कैसे उसका संरक्षण करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, इस बात को समझने में बहुत समय लग गया यहाँ तेलुगु प्रांत में। क्योंकि उन्होंने क्या किया, कलाकारों को भी हटा दिया सीन से, कला को भी हटा दिया। तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि भरतनाट्यम, सदराटम जो है भरतनाट्यम का रूप लेके आगे बढ़ती रही, लेकिन यहाँ पे वो उस तरीके का ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो उसमें समय लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो लॉज थे, जो कानून था, वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट था, बहुत ही कठिन था इन लोगों के लिए कि वो आके बाहर आके कुछ भी कर पाते। तो फिर और इनके परिवार वालों ने इनका साथ नहीं दिया। परिवार के अंदर से ही, जैसे भरतनाट्यम में आपने देखा होगा कि जो भाई हैं, जो बेटे हैं, उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देवदास, क्योंकि समाज अलग है, हर जगह समाज अलग होता है,
तो यहाँ पे सामाजिक स्तर पे इतनी कठिनाइयां थी कि परिवार वालों ने कहा कि हमें ना नृत्य चाहिए ना संगीत चाहिए, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपका नाम तक नहीं चाहिए। तो उनकी संस्कृति को, उनकी पहचान को मिटा दिया गया। लेकिन तब भी जैसे आपने कहा कि कोई भी कठिनाई आती है, कलाकार अपनी कला को बरकरार रखता है, तो वैसे ही इन औरतों ने अपनी कला को अपने अंदर बनाए रखा। मद्दुला लक्ष्मी नारायणा, मद्दुला वेंकट रत्नम, सरिदे अनुसूया, सरिदे माणिक्यम, ये सारी जो देवदासियां थीं बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही पढ़ी लिखी औरतें, और जिन्होंने कला को बहुत स्तर पे जिया। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, उनके लिए ये जीवन जीने का एक तरीका था। एक कला को उन्होंने अपने अंदर जैसे कि एक अपने अंदर के रंग को, अपने अंदर के मंच को उन्होंने कभी भी बंद होने नहीं दिया। चाहे मंदिरों ने उनको बोल दिया हो कि आप आना बंद करो, या चाहे जमींदारी सिस्टम तो खींच ली गई थी, और हर जगह से जितनी भी इनको लताड़ पड़ी, उसके बावजूद इन औरतों ने अपनी कला को बरकरार रखा, और ऐसे ही इस विश्वास के साथ उसको जिया। इस विश्वास के चलते नटराज रामकृष्णा है, कला कृष्णा, इन पहले काम इन्होंने शुरू किया था। जी, पहले नटराज रामकृष्णा जी ने इस रिसर्च को शुरू किया, देवदासियों की कला को सीखना, उसको समझना, और फिर उन्होंने अपने शिष्य कला कृष्णा जी हैं उनको सिखाया। कला कृष्णा जी ने खुद देवदासियों से सीखा, और नटराज रामकृष्णा जी की अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ से जो उन्होंने एक नई कला को बनाया, उसका नाम है आंध्रा नाट्यम। और स्वप्न सुंदरी जी ने अपने शोध कार्य से, अपनी मेहनत से, डॉक्टर आरुद्रा के साथ जो है जाकर इन देवदासियों से सीखकर उस कला को जो एक रूप दिया, अपनी समझ के अनुसार उस कला को जो रूप दिया, वो है विलासिनी नाट्यम। तो दोनों गुरुओं का सोर्स वही है, देवदासियों से सीखा दोनों गुरुओं ने, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो उन्होंने एक नई कला को खड़ा किया उस बेस नॉलेज के ऊपर, एक ने उसका नाम दिया आंध्रा नाट्यम, एक ने उसका नाम दिया विलासिनी नाट्यम। तो तब से 1980 से तो काम चल ही रहा है, 90s में जाके विलासिनी नाट्यम को एक रूप मिला, और तब से स्वप्न सुंदरी जी और उनके शिष्य लोग इस कला को कर रहे हैं। स्वप्न सुंदरी जी ने इस पूरी परंपरा को आपकी सोसाइटी में और कला और नृत्य के मंच पर उसके पूरे व्याकरण के साथ और उसके पूरे इमोशन के साथ इस्टेब्लिश किया। जी, और आपने, मुझे अच्छा लगा आपने वो शब्द दी, उसके व्याकरण। बिल्कुल, क्योंकि हर कला की अपनी एक व्याकरण होती है जी, अपनी पहचान होती है जी। उसके बिना कुछ नहीं है, वो बुनियाद है। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले जमीन में नींव खोदते हैं और वहां पर बहुत सारी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जितना भी आगे जाएगा। परंपरा के साथ भी ये भी है कि जितनी कालजयी तभी होगी जब उसकी नींव मजबूत होगी, उसका व्याकरण मजबूत होगा। कोई चीज अगर लॉन्ग रन पे चलना है, लंबी जर्नी में, तो होता है कि लोग बड़े बड़े यंत्रों का आविष्कार करते हैं, मशीनरी का, तो उसके पीछे वही सब चीजें काम आती है कि ये दरअसल ये कितने लंबे समय तक चल सकती है। तो वो सारी चीजों की परिकल्पना, जैसे मैं सोच सकता हूँ कि विलासी नाट्यम में एक नृत्यांगना अगर मंच पर है आज के समय में या 30-40 साल पहले के समय में, तो उनकी अपनी कॉस्ट्यूम क्या होनी चाहिए, कैसी उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन को लेकर बड़ा शोध किया होगा उन्होंने, इसीलिए उनको श्रेय ज्यादा भी है। एक गुरु के रूप में आपको अभी आप जो बात पूरी कर लीजिए, फिर उसमें जोड़िए कि गुरु के रूप में वो आपको कैसी लगी, क्या आपके अनुभव? मैं आपको कॉस्ट्यूम जो आपने मेंशन किया, कॉस्ट्यूम, और क्योंकि हर स्टाइल का अपना एक अपनी पहचान होती है, तो जब कॉस्ट्यूम पे काम चल रहा था तो स्पेशली कलमकारी, नारायणपेट, गद्वाल, इन साड़ियों को लेकर स्वप्ना अक्का ने कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए,
और बहुत सी किताबों को पढ़ा उस वक्त जब देवदासियां यहाँ थी, किस तरह से साड़ी को बांधती थी वो साड़ी, क्योंकि आप जानते हैं हर एक प्रांत में साड़ी बांधने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल, तो कैसे उस आइडेंटिटी के चलते उस स्टाइल को समझकर उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। और ये आप देखेंगे उनके खुद के कार्यक्रमों में कि कॉस्ट्यूमिंग पे बहुत काम हुआ है, आहार्य पे बहुत काम हुआ है। हर एक नृत्य शैली मैं अगर कहूँ 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, 4 स्तंभों पर। एक तो है आंगिक, जो अंग है एक स्टाइल का, जो व्याकरण जो आपने कहा, जो उसके मूवमेंट्स हैं, जो उसके लाइंस हैं, वो है आंगिक, कि आप कैसे अपने आप को पकड़ते हैं, किस तरह की मुद्राएं इस्तेमाल होती हैं, कैसे आपका चलन रहता है, आपका हस्त क्षेत्र क्या है। तो ये सब चीजें जाती हैं आंगिक एस्पेक्ट को बनाने में, उसके आंगिक पक्ष को डिफाइन करने में, वो परिभाषा देने में। और फिर उसके बाद आता है वाचिक, कि क्या किस साहित्य पे नृत्य हो रहा है, किस भाषा पर, किस तरह की कविताएं ली जा रही हैं, किस तरह के टेक्स्ट लिए जा रहे हैं। और विलासिनी में, कुचिपुड़ी में आपने देखा होगा कि बोलकर, गाकर भी कलाकार करता है। तो ये पक्ष विलासिनी का बहुत खूबसूरत है। जो भागवत आप देखेंगे, 8 भागवत, उसमें जब सत्यभामा का वो किरदार निभाती है तो कैसे अपने बारे में बताती है, कैसे कृष्ण के बारे में बताती है। तो गद्य, पद्य, संगीत, ये सब उसको गाना होता है, बोलना होता है। तो वाचिक जो एस्पेक्ट है वो एक बहुत स्ट्रांग है स्टाइल में। आंगिक, वाचिक, आहार्य, वहां पे जब आपने कहा साड़ी, जो उसका कॉस्ट्यूमिंग है, उस पे बहुत काम हुआ। स्वप्ना जी ने बल्कि उनकी किताब में पूरा का पूरा चैप्टर ही है आहार्य अभिनय पर जी। और सबसे ज्यादा खूबसूरत है एक गेटअप जो है सत्यभामा का, अगर आप देखेंगे 8 भागवत में, कि कैसे जब एक नृत्यांगना सत्यभामा का किरदार निभाती है, उसमें उसको एक जो उसके आभूषण है उसका नाम है गणियम। तो वो एक प्रकार की लकड़ी से बनता है। और वो भी रिसर्च करके स्वप्ना जी ने पता नहीं कहाँ कलाकारों को ढूंढ कर, क्योंकि वो प्रथा अब रही नहीं है, वुडन ज्वेलरी बहुत कम लोग बनाते हैं। वो बहुत हल्की होती है, उसका वेट नहीं होता। हल्की जब हम लोग पहनते थे उतनी हल्की नहीं थी क्योंकि वुड जो है वो हल्का होना चाहिए, लेकिन हाँ डांस हम कर पाते थे, लेकिन भारी तो है वो। उसी जो ऑर्नामेंट्स बनते थे, आभूषण, उसी लकड़ी के आभूषण ज्वेलरी जी। और वो सत्यभामा यहाँ से लेके पूरी उसकी चोटी, क्योंकि चोटी का बहुत बड़ा रोल है उसकी कहानी में, सत्यभामा की कहानी में, तो पूरा ये गणियम जो है, आप उसका हेडगियर जो देखेंगे, बहुत एलैबोरेट हेडगियर है वो। और उसके कुंडल और उसकी ये मालाएं, सब पूरा स्वप्ना जी ने रिसर्च करके, डिजाइन करके, टेक्स्ट को पढ़कर ये बनवाया। तो जब भी हम लोग वो 8 भागवतम करते थे, हमें गणियम पहनना पड़ता था उस किरदार में घुसने के लिए। तो बहुत शोध कार्य हुआ है इस कला को एक आइडेंटिटी देने में। एक बाहरी आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है, उसका कॉस्ट्यूमिंग, उसका ज्वेलरी, उसका मेकअप, किस ढंग से हमें अपने आप को। और प्लस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग सिर्फ आहार्य को ही देखते रहें, तो आहार्य को सिंपल भी रखें ताकि आइडेंटिटी बरकरार रहे। इस पे अक्का ने बहुत काम किया। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि किस तरह के वो गुरु रहे, ये आपका प्रश्न था जी। एक गुरु के रूप, बहुत ही गुरु के रूप में हॉट, मैं क्या बोलूं, एक हॉट एंड कोल्ड या जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड आइस, दोनों पक्ष हैं स्वप्ना अक्का में। नारियल भी, हाँ वो भी आप एक इमेजरी ले सकते हैं कि बाहर से बहुत कठिन लेकिन अंदर से बहुत नर्म। और
बहुत, क्योंकि वो खुद बहुत क्रिएटिव है, बहुत ही, हाँ, और बहुत बहुत। लेवल्स पे वो काम करते हैं। खुद गाती भी हैं, खुद कंपोज करती हैं, कोरियोग्राफ करती हैं। तो और जो भी विषय पकड़ लेती हैं उसमें बहुत अंदर तक वो घुस के काम करती हैं। तो उनका व्यक्तित्व भी जो है वो बहुत ही मैं क्या कहूँ, एक चैलेंजिंग व्यक्तित्व है। तो उनके साथ काम करना एक शिष्य के लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिला उनसे। कभी भी जब वो सिखाती थी उन्होंने घड़ी कभी नहीं देखी। एक कॉम्पोजिशन को उठाकर घंटों उस पर बात करना, और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, आप उनसे किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। और जब वो एक कॉम्पोजिशन उठाती हैं तो इतनी गूढ़ता तक में घुस के उसको समझाती हैं कि स्टूडेंट को, शिष्य को एक बहुत अच्छा बेस मिल जाता है। उन्होंने क्या किया, हम सब के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सब के साथ उन्होंने हमको कुछ भी सेट कोरियोग्राफी करके नहीं सिखाया। मुझे लगता है सिवाय विघ्न विनाशकरा, जो हमारी प्रार्थना है, विनायक प्रार्थना, क्योंकि वो उनकी गुरु भी करती थी, तो उन्होंने अपनी गुरु की कृति को वैसे ही सिखाया, जैसे मेरी गुरु ने किया है वैसे ही मैं तुमको सिखा रही हूँ। तो विनायक प्रार्थना तो उन्होंने वैसे ही सिखाई, लेकिन बाकी सब कृतियों में अभिनय, स्पेशली वर्णम में और पदम में, उन्होंने कभी भी आइडियाज को सेट नहीं किया। मतलब ये कभी नहीं ऐसा कहा पहली लाइन को ऐसे करना है, दूसरी लाइन को ऐसे करना है, तीसरा ये करो, चौथा वो करो, वो और हाथ ऐसे ही रखना है, कुछ भी बदलना नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो उन्होंने बस ये कहा कि किरदार हमारा ये है और कविता हमसे ये बोल रही है, तो कविता को समझो पहले हर ढंग से, और किरदार के सत्व को समझो, उसके कैरेक्टर को समझो, और फिर दोनों को का डायलॉग कराओ। तो इस चलते उन्होंने हमको इस तरह से ट्रेन किया कि हम खुद एक कोरियोग्राफी कर सकें। तो क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, स्पून फीडिंग उन्होंने नहीं की। हमें कला को समझने में उन्होंने, और इस पे समय बहुत लगता था, क्योंकि जब हम सीख रहे थे हम तो चाहते थे कि हमको सब कुछ सेट मिल जाए, बस टीचर हमें बता दे, हम उनको कॉपी कर लें और बस हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बहुत चैलेंज किया एक एक स्टूडेंट को, और इसलिए मैं आपको बताती हूँ, एक कॉम्पोजिशन है पदम, जिसको सीखने में 6 महीने लग गए मुझको। तो क्योंकि जैसे फिलिग्री का काम नहीं होता है जी, बहुत माइन्यूटली चीजों को करना, तो उस तरह से उन्होंने हमको सिखाया। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, प्रोसेस कभी कभी कठिन भी था, लेकिन अब जब 20 साल हो गए हैं मुझे सीखते सीखते, तो अब लगता है कि जो उन्होंने हमको दिया है वो जिंदगी भर चलेगा। उन्होंने आपको एक तरह से आत्मविश्वास से भर दिया। आपने जो कहा ना, स्पून फीडिंग नहीं कराया। नेटवर्क का कुछ इशू आ गया छोटा सा, ये इस समय शायद इमेज फ्रीज होगी। हाँ जी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ, तो जिस तरह से कुछ माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वही कि चम्मच से दूध पिला रहे हैं और हमेशा गोद भी रखेंगे, पर वो एक सीमा के बाद गोद में लिए रहने से भी बच्चा जो है चलना फिरना भूल जाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस तरह से वो उस वैसी गुरु थी जिन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया और आत्मविश्वास आपने दिया। वो तो कहती भी थी कि मैं बस पानी में डालने वाली हूँ, या तो डूबोगे या फिर तैरना सीख लोगे। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अब हम लोग के चलने का समय आ रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। अरे मुझे पता ही नहीं चला कि आप चलने वाले। 5 मिनट लगभग है हमारे पास अभी। जी। आप कलाकार हुई, कलाकार होने से आपको आपके जीवन में किस तरह का
एक महत्व नजर आता है कि अगर आप कलाकार ना होती तो क्या होती, और कलाकार हैं तो उसने क्या आपके जीवन में एक रिचनेस दी, आत्मिक रूप से, बाहरी रूप से। मैं सच बोलूं तो मैं पूरी तरह एक परफॉर्मर नहीं बनना चाहती थी। मैं बस अपने अपने ही स्वांत सुखाई के लिए मैं कला से जुड़ के रहना चाहती थी। और मैं जर्नलिज्म भी किया है मैंने, तो जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। और पहले मैं बहुत वॉइसिंग करती थी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, और मैंने दूरदर्शन में भी काम किया था। तो ये सब काम के चलते कभी भी शुरू दिनों में मेरा परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं रहा। मुझे सीखना ज्यादा अच्छा लगता था पहले। ये तो अभी कुछ समय से एक है कि नहीं नहीं लोगों को और दिखाना है, क्योंकि विलासिनी नाट्यम के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो अब जो है फोकस जरूर रहा है परफॉर्मेंस की, कितना जितना हो सके हम परफॉर्म करें। लेकिन अगर मैं अब सोचना मुश्किल है कि अगर कलाकार नहीं होती तो या तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाती, क्योंकि मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो लाइन मैं जरूर पकड़ती सुनील जी। लेकिन वहां पे भी कला से जुड़ी रहती किसी न किसी रूप में। या तो थिएटर चली जाती, या फिर शिक्षा क्षेत्र में चली जाती, या फिर मीडिया में रहती, क्योंकि ये सब जो फील्ड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। और मैं जिस तरह की इंसान हूँ, अपने अंदर की बात मुझे बताते रहने का बहुत मन करता है, चाहे वो रंगों के जरिए हो, मैं स्केच करती हूँ, चाहे वो गायन के जरिए हो, चाहे वो नृत्य के जरिए हो, कि जो अंदर की कहानियां हैं मेरे अंदर की जो इतने सारे किरदार हैं उनको मैं बाहर कैसे लाऊं। ये हमेशा मेरी चेष्टा रही है, कोशिश रही है, इच्छा रही है। तो उस ढंग से भगवान जी ने देख लिया होगा कि हाँ इसको डांस में घुसेड़ते हैं, चाहे ताकि वो अपनी बात पूरे रूप से कह सके लोगों से। और इसलिए भी मुझे लगता है कि विलासिनी नाट्यम ने मुझको चुना है, क्योंकि मेरा तो प्लान ही नहीं था इस कला को प्रैक्टिस करने का, लेकिन ईश्वर ने रास्ता बांध दिया। और अब और बहुत से लोग जुड़ गए हैं इस यात्रा में। वो भी बहुत खूबसूरत बात है कि ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला है, और ऐसे लोगों से सुनने का मौका मिला है देवदासियों के बारे में, इतना कुछ समझने का मौका मिला है कि किस ढंग से उन औरतों ने अपने अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको अपना स्ट्रेंथ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। माँ मुझे बताती रहती हैं कि इतने चैलेंजेस में औरतें रही हैं, तब भी उन्होंने अपने अंदर की कलाकार को मरने नहीं दिया। और वो ये सबसे ज्यादा खुल के मुझे इस कला में दिखता है, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत ही कोशिश के बाद ये कला बाहर आई है हम सबके पास। तो अब ये सबसे ज्यादा मेरी एक जिम्मेदारी बन गई है एक इंसान और एक कलाकार के रूप में, कि कैसे इस कला की सेवा की जाए। जी। और अब आपसे नई नृत्यांगना सीखने भी आती होंगी, शिष्य परंपरा आपकी अपनी? जी, मैं भरतनाट्यम सिखाती हूँ, और विलासिनी नाट्यम मैंने पिछले महीने सिखाना शुरू किया है। तो उसमें अभी कलाकारों को जुड़ना है। हालांकि मेरे शिष्य तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने सीखना शुरू किया है, लेकिन वो तीनों जो है एडल्ट्स हैं। हाँ, विद्यार्थी बच्चे नहीं हैं। जी जी। और वो तीनों औरतें हैं जो जिन्होंने, एक ने पहले डांस सीखा था, बाकी दोनों ने नहीं सीखा है, लेकिन तब भी वो इस उम्र में जाके कला सीखना चाहती हैं। तो मुझे वो भी बहुत सुंदर लगी बात, कि कैसे अपने सारे चैलेंजेस को साइड में रख के वो एक नई कला सीख रही हैं। तो ये एक नया चैप्टर है मेरे लाइफ में, जो पिछले 1 महीने से शुरू हुआ है। जी। तो अगर कोई भी इस कला में रुचि रखता है, आपके ही अपने मित्रों में, अगर आप उनको बता सकें, और इस इंटरव्यू के जरिए अगर हम लोगों को बता सकें कि जिसको भी विलासिनी नाट्यम सीखने की इच्छा है, अभी कोरोना के चलते ऑनलाइन क्लासेस तो हैं ही, तो फिर बाउंड्रीज तो है नहीं हमारी, तो अलग अलग। 15 सेकंड बचा है, हम लोग को विदा लेना होगा। अच्छा, आपकी बात पूरी हो जाए।
दस सेकेंड। जी, तो विलासिनी नाट्यम अगर कोई सीखना चाहता है तो संपर्क जरूर करिए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम इस कला को और आगे बढ़ाएं। जी, बहुत आभार।